नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आपका जो निःशुल्क क्लासेस का कारवां है बढ़ते बढ़ते पहुंच चुका है कहां तक आप देख सकते हैं 44, है ना। 44 यानी 1544 में दादू का जन्म हुआ था। 1548 में मलुक दास का जन्म हुआ था। दादू ने 2 चौके लगाए थे, इसीलिए 1544 में उनका जन्म हुआ था। याद रख सकते हैं, आराम से रहता है। सुंदरदास बड़े सुंदर थे, इसीलिए सुंदरदास जो श्रृंगार रस के विरोधी है, जिन्होंने सुंदर विलास लिखा था है ना, उनका जन्म 1596 में हुआ था। आनंद से याद करोगे, हर चीज याद होगी। आपको लगता है कि आप पीछे का भूल रहे हैं, सबको लगता है, कोई नई बात नहीं है। एक ही इसका शॉर्टकट है, जैसे ही जिस दिन समय मिले उस दिन रिवीजन कर लो। तुम्हें कल भी बोला था, मोबाइल को दूर करने का प्रयास करो, एकदम से नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों के साथ गुजारो। ये किताबों के साथ गुजारा हुआ समय ज़िंदगी आबाद कर देगा, और मोबाइल के साथ गुजारा हुआ समय ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, एक अभ्यर्थी के लिए ये बेस्ट है कि वो किताबों के साथ समय ज़्यादा गुजारे। ठीक है, चलिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो बहुत जल्द आने वाली है, नेट जून में होने वाली है। स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती भी, जैसे कई बच्चे कमेंट करते हैं, सर स्कूल व्याख्याता कब तक आ जाएगी। कब तक का कुछ मत कहो, लेकिन इतना सा जरूर कहता हूं कि भर्ती जब भी आएगी बहुत बड़ी भर्ती आएगी। आएगी कब, ये अब यही कह सकते हैं कि जल्द आने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, केवीएस एनवीएस डीएसएस भी इनका तो शेड्यूल फिक्स होता है लगभग, केवीएस एनवीएस का, तो वो तो आती रहती है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती। क्या नाम है? धर्मवीर भारती। अपने आप में एक महान कवि हैं धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। किस सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। और दूसरे सप्तक की ट्रिक जो क्या है, डॉक्टर SSB है ना, आपको याद रहना चाहिए। ये दूसरे सप्तक की जो थी ट्रिक थी, ठीक नहीं थी? ठीक है। धर्म युग पत्रिका जो है, इसका संपादन इन्होंने बंबई से किया था। और इसके अलावा इन्होंने निकष पत्रिका, आलोचना पत्रिका जो कि साप्ताहिक थी, इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। धर्मयुग का सन अगर मैं बात करूं तो 1996 है। और 1999 जो है, ये सन मुझे इसलिए याद है क्योंकि आद्यंत जो है वो इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। आद्यंत जो है मतलब आदि से लेकर अंत, और यही इनका अंत होता है। आदि से लेकर ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। बात करते हैं इनकी रचनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट रचना ठंडा लोहा। ये कुछ किताबें 1954 है, कुछ किताबें 1952 बताती है। तो इसको लेकर थोड़ा सा अलग अलग किताबों में अलग अलग सन दे रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सन को हमें देखना पड़ेगा। क्लियर बता रहा हूं, कुछ किताबें 54 ही बता रही है, कुछ किताबें 52 बता रही है। लेकिन ठंडा लोहा, क्या इस रचना में कुछ खास है या फिर नहीं है? जैसे हमने यहाँ पत्रिका में पढ़ा कि आलोचना पत्रिका साप्ताहिक थी, इसी तरह से ठंडा लोहा जो रचना है, इसमें कुछ खास है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। बताओ, देखें इसमें किसी को किसी को भी कुछ पता हो कि ठंडा लोहा के बारे में स्पेशल कुछ भी आपको पता हो तो मुझे बताओ। देखें, आपको नहीं पता होगा, क्लियर बात है, आपको नहीं पता होगा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, कई बार स्टूडेंट जो होते हैं सर्च करते हैं कि चलो इसके बारे में कुछ मिल जाए, तो बिल्कुल करना भी चाहिए। तो हम अभी जानेंगे ठंडा लोहा में क्या है, देखते हैं कितने जने सर्च करके कमेंट करते हैं। तब तक मैं आपको आधुनिक गीति नाट्य बता देता हूं। आधुनिक गीति नाट्य अंधा युग एक बहुत प्रसिद्ध रचना जो गीति नाट्य की श्रेणी में आती है, और 1954 में लिखे गए 5 अंकों में है। लेकिन कहा जाता है इसमें 8 भाग या खंड है। तो सर 8 भाग या खंड है, 5 अंक है, ये समझ नहीं आया। बिल्कुल अभी समझाते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एक है प्रथम। मैं इसको सही ढंग से लिखूंगा तो ही समझ में आएगा। ये थोड़ा विवाद चलता है, कुछ मानते हैं कि इसके 5 ही भाग कहो, खंड कहो, चाहे अंक कहो, 5 ही हैं। कुछ विद्वान जो मानते हैं वो 8 मानते हैं। तो वहां पर मैं समझा देता हूं आपको। जैसे सबसे पहले मैं इन 5 की लिख रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो हैं वो लिखते हैं। तो जब इन 5 की बात करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले आप देखो क्या नाम आएगा, राधा का चरित्र को लेकर लिखा गया
कौरवी नगरी, पहला तो शायद कौरवी नगरी है, कौरवी नगरी ये है जिसका पहले अंक का नाम। दूसरे का नाम है पशु का उदय, ऐसा ही है कुछ, पशु का उदय। अब इसका नाम तो है पशु का उदय, लेकिन इसमें किया क्या गया है, राधा के चरित्र का वर्णन है। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसे मैं कोई विशेष कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। और फिर है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अर्ध सत्य, ये हो गया चौथा। एक है पंख पहिए और पत्थर, चौथे का नाम क्या है, पंख पहिए और पत्थर, पंख पहिए और पत्थर। पांचवा जो है उसमें आप यूं कह सकते हैं गांधारी का शाप, गांधारी का शाप। तो अब ये तो हो गए 5। अब कुछ कहते हैं एक इसके प्रथम में है, फिर यहां पे 3 के बाद आता है, सॉरी, फिर यहां पर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यहां पर एक बोलते हैं मध्य और आता है, ठीक है, जिसे अंतराल बोल सकते हैं, और एक यहां पे होता है अंत। तो 5 में ये जब 3 और जोड़ जाते हैं तब इसमें 8 अंक हो जाते हैं, लेकिन किताबें जो है इसके 5 अंक को ही मान्यता देती है, खंड कुछ किताबों ने 8 बता रखे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें 18 पर्व माने जाते हैं। कितने पर्व माने जाते हैं, यानी इसमें है क्या, तो इसमें महाभारत के 18 पर्व, 18 पर्वों का उल्लेख है। यूं कह सकते हैं कि 18 पर्वों से प्रभावित रचना मानी जाती है, और 100 उप पर्व है, 18 पर्व हैं और 100 उप पर्वों का उल्लेख है, यानी उस पर आधारित कह दो आप इसको तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और भाई ये क्या है, ये 18 पर्व और 100 उप पर्व जो है ये क्या है, ये इस जो अंधायुग है ना, इसकी जो कथा वस्तु है, अंधायुग की जो कथा वस्तु है वो किस पर आधारित है, तो हम यूं कहेंगे ये महाभारत जो है, महाभारत के 18 पर्व और 100 उपपर्व पर आधारित है, ठीक है। और इसके जो पर्व हैं वो जैसे आदि पर्व से स्टार्ट होकर, जो आदि पर्व है उसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इतना नहीं पूछेंगे, मैं तो बता रहा हूं, सिर्फ इतना आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, टेंशन लेना ही मत। आपसे जो मेन चीज पूछी जाएगी वो मैंने आपको बता दी कि 5 जो 5 है ना, इनका नाम याद रखना, कौरवी नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का सत्य, पंख पहिए और पत्थर, और गांधारी का शाप। इसके बारे में इतना ही याद रखना। या अगर तुम लोग याद रखना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वो याद रखो, वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है, यह एक इसके बारे में कोटेशन है डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का एक कोटेशन है। नगेंद्र कहते हैं यह एक आधुनिक त्रासदी है। इसे क्या बोला गया है, यह एक आधुनिक त्रासदी है, बल्कि आधुनिक ही नहीं, नगेंद्र कहते हैं यह एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। क्या कहते हैं, यह एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। ये बात कहते हैं कौन है, नगेंद्र कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं, अंधायुग गीति नाट्य के बारे में कहते हैं। 1954 5 अंक हैं, उसमें इसकी कथा वस्तु महाभारत पर आधारित है। 18 पर्वों और 100 उपपर्वों पर लिखा गया है। आदि पर्व को स्वर्गारोहण पर्व कहा जाता है। कौरवी नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का सत्य, पंख पहिए और पत्थर, और गांधारी का साप। इतना जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं, जैसे गांधारी का शाप जो है ना, इसमें मतलब एक तरह से लास्ट में जो है ईश्वर की हत्या का उल्लेख है, ईश्वर की हत्या का उल्लेख है गांधारी के शाप में। और जैसे ये आद्यंत रचना है, ये इनकी अंतिम रचना है, और यही एकमात्र रचना ऐसी है जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी ये, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। 7 गीत वर्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है। और कनु प्रिया में जो आप यूं मान लो कि जो कनु है वो तो है कृष्ण, क्या है, कृष्ण, और जो प्रिया है वो क्या है, राधा। कनु कृष्ण है और प्रिया जो है वो राधा है। तो इसमें लिख रखा है, मैंने, आप देख सकते हैं, राधा व कृष्ण के संबंधों का चित्रण है, और कनु इसमें कृष्ण है, प्रिया इसमें राधा है। इसके अलावा धर्मवीर भारती को ज़्यादा हम कहाँ पढ़ेंगे, हम जब गद्य रचनाएं पढ़ेंगे तब वहाँ धर्मवीर भारती के उपन्यास भी पढ़ेंगे।
वहां पे कुछ नई चीज निकल के आएगी। बाकी बस इतना सा ध्यान रखना, ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी। हाँ, ये जो रचना है सपना अभी भी, इस रचना पर इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? व्यास सम्मान मिला हुआ है। आद्यंत इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाली रचना मानी जाती है। और इसके अलावा आप एक जैसे 7 गीत वर्ष हो गए, कनुप्रिया हो गई, और तो कौन सी रचना है जो इंपॉर्टेंट है? और तो 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, व्यास सम्मान मिला हुआ है, ठीक है, आद्यंत हो गई। इसके अलावा कोई विशेष रचना नहीं है जो आपको ज़्यादा बतानी चाहिए या गहराई से बतानी चाहिए, ठीक है। अब बाकी जैसे हम सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये जो उपन्यास हैं ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब उपन्यास पढ़ेंगे तब। क्या क्या है? एक तो सूरज का 7वां घोड़ा नाम से सुन रखा है ना आपने, सूरज का 7वां घोड़ा ये इनका उपन्यास है, और एक गुनाहों का देवता भी इनका उपन्यास माना जाता है। बात करते हैं नरेश मेहता की। नरेश मेहता 1922 दूसरे सप्तक के कवि हैं। डॉक्टर एसएस भी है न से नरेश मेहता। वन पाकी सुनो बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव। वन पाकी सुनो बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव। आप जानते हैं समय देवता इनकी एक दीर्घ कविता मानी जाती है। और मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बता सकता हूं कि जब नई कविता, आपको पता है जब नई कविता युग स्टार्ट हो चुका था, और हो चुका था, बिल्कुल हो चुका था, क्योंकि दूसरे सप्तक के बाद एक तरह से प्रपद्यवाद और नई कविता की ओर चल पड़ते हैं। तो नई कविता युग की ये प्रथम लंबी कविता है। भाई लंबी कविताएं तो पहले से आनी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन नई कविता युग की ये प्रथम लंबी कविता मानी जाती है। संशय की एक रात जो 1962 में लिखी गई रचना है, कहीं ना कहीं ये भारत चीन युद्ध को लेकर भी लिखी गई रचना है। जैसे इसमें ये है नाट्य शैली में, तो ये किस शैली में लिखी गई है? ये नाट्य शैली में लिखी गई है। इसमें राम के संशय का वर्णन है कि सीता के लिए नरसंहार किया जाए या न। तो स्टोरी तो ये है कि संशय की एक रात है ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और ये रात हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और आप लोगों के जीवन में परीक्षा से एक दिन पहले वाली रात होती है, वो यही रात होती है कि कल कैसा पेपर होगा, मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा, डर लगने लगता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम में जब ड्यूटी होती है तब हम भी है ना इस चीज को नोट करते हैं। पिछली बार रीट एग्जाम में हमने देखा था कि मतलब मोस्टली गर्ल्स, मैं ये कहूँगा, मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन ले लेते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन ले लेते हैं कि इधर पेपर स्टार्ट हो जाता है और उन्हें कमरे से बाहर आके बैठते हैं, बीपी हाई हो जाती है। तब हम देखते हैं, मैंने कहा ये इस तरीके से तो पेपर थोड़ी हल होता है। आप सोच के देखो, आप रणभूमि में जा रहे हो और सामने शत्रु सेना को देखकर अगर उन क्षत्रियों की अगर बीपी हाई हो जाती तो आज हम इतिहास कुछ और होता। किस प्रकार से 1-1 लाख सेना देखकर भी वो एक जो है ना वो कहते ना कि 100 से मैं वो बाज से चिड़िया लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह जी का है वो क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, कई बार याद नहीं आता है। तो वो बात है कि आप रणभूमि में जा रहे हो और आपने देखो और सैनिक आ गए, उसके पास तो ये है वो है, बीपी हाई हो गई। ये चीजें थोड़ी होती है। पेपर अटेंड कर रहे हो, पहले से ही तैयार रहो, मन को दिमाग को तैयार बना के रखो कि चलो जो भी होगा अपने को पेपर बढ़िया तरीके से करना है। बस दिमाग में एक 3 इडियट की एक चीज बहुत बढ़िया लगती है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया होगा बशर्ते आपने तैयारी अच्छी की है। तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये फिर आप जो सांसें फूलने लगती है और घबराहट होने लगती है ना, तो ये अगर आप इससे अपना पेपर खराब ही कर रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना होता। तो आप कभी ऐसी गलती न करें, पहले से जो है वो तैयार रहें, ठीक है। तो संशय की एक रात 1962 नाट्य शैली में रचित है। राम के संशय का वर्णन है, सीता के लिए नरसंहार किया जाए या नहीं जाए, और तुम मेरा मौन हो। नरेश मेहता कहते हैं तुम मेरा मौन हो, वन पाकी सुनो बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव। और इसी में एक कविता है समय देवता, ये समय देवता भी एक कविता है नाट्य शैली में लिखी हुई, तुम मेरा मौन हो, ये भी एक बात इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, याद रखना। ये समय देवता मेरा समर्पित एकांत उत्सव में ही है ये कविता, हाँ इसी संग्रह में ही ये कविता है, ठीक है। ये तो है काव्य संग्रह है ना, ये तो है काव्य संग्रह, और ये इसकी कविता है तुम मेरा मौन हो। बस और तो क्या याद करोगे इसके बारे में। अच्छा चलो, धर्मवीर भारती के बारे में आपको कुछ 1-2 चीजें बताता हूँ, है ना। जैसे धर्मवीर भारती के बारे में मुझे 1-2 चीज याद और आती है, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। इनकी कविताओं का जो मूल विषय है ना,
धर्मवीर भारती की कविताओं का मूल विषय, वो मूल विषय क्या है इनकी कविताओं का? देखो जो क्लास देख रहा है उसी को समझ आएगा, ये पीपीटी अगर मैं दे भी दूं ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूल विषय क्या है? व्यक्ति स्वातंत्र्य। व्यक्ति स्वातंत्र्य मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता ही इनकी कविताओं का क्या है? मूल विषय है ना? क्या है? मूल विषय। हाँ, अब बात करते हैं क्या बात करते हैं, मैंने यहां क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा था कि ठंडा लोहा को के बारे में आप कुछ बताओ, तो हो सकता है आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं तो बाद में देखूंगा। इस ठंडा लोहा को कैशोर्य मतलब किशोरावस्था, कैशोर्य भावुकता की कविता कहा जाता है। मतलब कैशोर्य भावुकता यानी एक किशोर के मतलब एक किशोर जो होता है वो कितना भावुक होता है वो बताया गया। कैशोर्य भावुकता का काव्य ठंडा लोहा। कैशोर्य भाव यानी किशोरावस्था का, किशोर्य भावुकता का काव्य, किशोर्य भावुकता का काव्य। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये चीज एकदम जानी पहचानी लगने लग जाए। ठंडा लोहा मतलब एक किशोर जो होता है वो कितना भावुक होता है। आप नोटिस कर लेना, किशोर जब होते हैं, जो भी फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉड चाहे कंपनीज हो चाहे कोई भी हो, वो क्या करते हैं? किशोरों को ही फंसाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किशोर जो, जैसे मान लो किसी को गलत रास्ते डालना है, तो किशोर होता है ना, वो क्या करता है? हम साइको तो पढ़ते ही हैं। किशोर जो जल्दी आकर्षित होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहता है, वो बहुत जल्दी समाज में अपने आप का एक वजूद चाहता है। इस कारण से जो है वो भावुक होता है और वो गलत रास्ते की ओर चला जाता है और उसे लगता है ये सही है। तो इस ठंडा लोहा में कैशोर्य भावुकता का, इस ठंडा लोहा कृति को कैशोर्य भावुकता का काव्य कहा गया है। अब आप जिंदगी में ठंडा लोहा नहीं भूलोगे। अंधा युग की कथा वस्तु महाभारत से प्रभावित 18 पर्व, 101 उपपर्व हैं, 100 उपपर्व हैं, 1954 5 अंक है और 5 अंकों के बारे में आपको बता दिया गया है। इसके अलावा आपको इनके काव्य संग्रह और भी है जिसका नाम है दोस्तों देशांतर। देशांतर मतलब इन्होंने देश विदेश की जो यात्राएं करते समय जो मतलब नहीं, देश विदेश की यात्रा नहीं, हाँ देशांतर में क्या है? जो विदेशी कविताएं हैं, विदेशी कविताओं का संग्रह। ये नेट के लिए अच्छे प्रश्न हैं। विदेशी कविताओं का जो है वो संग्रह कहा जाता है देशांतर। अब धर्मवीर भारती यहीं समेट दिया, धर्मवीर भारती पूरा का पूरा यहीं समेट दिया। आप देख सकते हैं, समझ गए। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात बतानी चाहिए, इतने से पार पड़ जाएगी। नरेश मेहता, नरेश मेहता का आप देखें आगे एक है महाप्रस्थान, सबरी, अरण्य, प्रार्थना पुरुष। ये अरण्य जो है इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था 1988 में, याद रखना अरण्य। तो और सबरी भी इनका बहुत अच्छा काव्य है, इसको भी याद रखना सबरी। तो सबरी महाप्रस्थान कर गई, अरण्य से महाप्रस्थान करी और प्रार्थना पुरुष से मिलने चली गई। सबरी अरण्य से महाप्रस्थान कर प्रार्थना पुरुष से मिलने के लिए आई। नरेश मेहता ने सबरी से कहा कि तुम मेरा मौन हो। नरेश मेहता ने आज के ताज़ा बुलेटिन इस प्रकार हैं। नरेश मेहता ने सबरी से कहा तुम मेरा मौन हो। सबरी ने यह सुनकर महाप्रस्थान किया अरण्य से और प्रार्थना पुरुष से मिलने के लिए चली गई। ये प्रार्थना पुरुष जो हैं ये खंड काव्य है। ये क्या है? एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। इसमें गांधी जी के जीवन चरित्र का वर्णन है। नरेश मेहता को अरण्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये बात हो चुकी है। और इन्हें अपने जीवन में संपूर्ण योगदान के लिए बीजेपी नहीं है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, कृपया इसको बीजेपी पढ़ें। बीजेपी यानी भारतीय, जी यानी ज्ञान, पी यानी पीठ। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में मिला और ये संपूर्ण योगदान पर मिलने वाला पहला ज्ञानपीठ था, है ना? या सही नहीं हूं मैं? सही है। तो अब बताओ नरेश मेहता की रचनाएं आपको याद हुई कि नहीं हुई? नरेश मेहता ने कहा वन पाखी सुनो बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव। उसके अंदर एक कविता है, क्या है? समय देवता संशय की एक रात तुम मेरा मौन हो, महाप्रस्थान अरण्य से। और फिर सबरी चली गई प्रार्थना पुरुष के पास में। कौन कहता है याद नहीं होता? मेरे तो यही समस्या है। याद होता है, सबको याद होता है। अगर जिसके 40% है एमए में
ग्रेजुएशन में कम है उसको भी याद होता है। तो सर हमें ऐसा लगता है याद नहीं होता, सर लोग तो बहुत गजब पढ़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो बहुत गजब पढ़ रहे हैं? सबको यही लग रहा है कि लोग वो गजब पढ़ रहा है, वो गजब पढ़ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप लोग को लोगों के बारे में ध्यान देना ही नहीं चाहिए। आप खुद कैसा पढ़ रहे हो सबको याद होता है, बशर्ते आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये गांठ बांध लो, रिवीजन के बिना पार नहीं पड़ेगी। रिवीजन करो, सबको याद रहेगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब सबसे पहले तो आप देखिए शमशेर बहादुर सिंह को क्या क्या कहते हैं, कल मैंने क्लास में बताया, वो भी यहां पर आपको मिलेगा। इन्हें कवियों का कवि कहा है, कल बताया था। किसने कहा है? अज्ञे ने। क्या कहा है? अज्ञे ने कहा है कवियों का कवि। इन्हें उर्दू व हिंदी का दोआब कहा जाता है, यानी उर्दू और हिंदी का दोआब कहा जाता है। नई कविता का प्रथम नागरिक, मैं कहता हूं छपेगा, आज नहीं तो कल ये प्रश्न छपेगा। नई कविता के प्रथम नागरिक नाम से कौन जाने जाते हैं? नई कविता का प्रथम नागरिक सचेत इंद्रियों का, ये गलत लिखा, इंद्रियों, सचेत इंद्रियों का कवि है। दूसरे सप्तक के कवि हैं डॉक्टर SSB हैन। आधुनिक हिंदी का कालिदास, लो साहब, क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का कालिदास। और पत्रिका है इनकी कहानी का नया साहित्य, कहानी का नया साथी। और अज्ञे ने कहा है, याद रखना, कवियों का कवि, जबकि कल मैंने बताया था मुक्तिबोध ने कहा है प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। क्या कहा था? क्या कहा था? प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध कवि, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध कवि कहा था, है ना? नहीं, रसवादी, और रसवादी शब्द भूल गया, रसवादी कवि, ये लीजिए साहब, ठीक है। ये कहा किसने था? मुक्तिबोध ने। ये कहा किसने था? मुक्तिबोध ने। तो इतनी बातें तो इनके बारे में वैसे ही हो जाती है, तो याद रखना। और साथ में एक चीज और बता दूं आपको कि बच्चन सिंह कहते हैं कि ये, बच्चन सिंह की बात बता दूं कि ये प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं, सौंदर्य के कवि हैं, ये बात कहते हैं बच्चन सिंह। मैं पूरी परिभाषा नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको समझा दूंगा पूरी परिभाषा क्या है। बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनके काव्य में कहीं कहीं तो प्रेम और प्रकृति दोनों जो है रासायनिक परिवर्तन की तरह, मतलब मिल जाते हैं, यानी एकदम रासायनिक घोल की तरह मिल जाते हैं, तो कहीं ये अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन ये प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। ये बात कहते हैं बच्चन सिंह कहते हैं, है ना। इसके अलावा आपको एक चीज और बता देता हूं, रामचंद्र तिवारी नाम से हैं, रामचंद्र तिवारी नाम से, वो कहते हैं कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य। मुझे ये बात जातीय शब्द है ना, जातीय कवि, उस तब अच्छी लगी कि भाई इनका जो गद्य है वो हिंदी का जातीय गद्य है, हिंदी का जातीय गद्य है। ये बात कौन कहता है? रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि इनका साहित्य जो है, यानी इनका जो गद्य है या इनका जो साहित्य है वो हिंदी का जातीय गद्य कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी का जातीय गद्य कहलाता है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पत्रिका इनकी कहानी का नया साहित्य आपको मैंने बता दी, और इनके बारे में जो कोटेशन थे वो बता। अब जैसे आप पूछोगे सर ये जो हिंदी, उर्दू व हिंदी का दोआब किसने कहा है, तो मैं आपको बता दूं ये इन्होंने स्वयं ने कहा है, ये इन्होंने दोस्तों स्वयं ने कहा है। ये खुद कहते हैं कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूं, ये बात ये खुद ही कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कहता है। जैसे इनके बारे में आगे बताते हैं, इनके बारे में अभिव्यक्ति का संघर्ष, बहादुर जी कविताओं, कुंठित प्रेम है, इसमें नहीं लिखी हुई है शायद, मैं उर्दू का, एक पीली शाम रचना है इनकी, एक पीली शाम इनकी कविता है, एक पीली शाम ये कविता है। ये इन्होंने पत्नी की रुग्णा अवस्था, ये इन्होंने अपनी पत्नी की रुग्णा अवस्था पर लिखी थी, यानी कह सकते हैं कि पत्नी को लेकर इन्होंने जो कविता लिखी थी वो कौन सी है? एक पीली शाम।
अमन का राग, अमन का रब थोड़ी, अमन का राग, ये इनकी दीर्घ कविता मानी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। खैर एक बात और याद रखना, आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप ये वीडियो कल तक जो है वो 2000 जने देख लोगे, है ना, 2000 जने देख लोगे। अभी आज अपनी 44वीं क्लास है, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, ठीक है, और लगभग 47 क्लास नंबर तक जो है वो आपका ये जो पद्य भाग है, पद्य साहित्य है, ये कंप्लीट हो जाएगा, पद्य साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। तो 48 नंबर क्लास जो होगी, जैसे मान लो वो व्यास सम्मान को लेकर हो गई, इंपॉर्टेंट क्लासें होगी। 49 जो होगी वो भी कुछ ना कुछ मतलब एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर, चाहे कोई पत्रिका या हिंदी गद्य विकास, ऐसा कुछ टॉपिक लूंगा उसको लेकर। लेकिन दोस्तों जिस दिन 50वीं क्लास हो, अपनी क्लासेस की जो क्या कौन सी जुबली होगी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, जो भी होगी मुझे नहीं पता, कि हिंदी साहित्य की क्लासेस का जो कारवां 1 नंबर से 50 तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो जिस दिन भी अपनी 50 क्लासेस हो, उस दिन एक दिन आप सभी से निवेदन है कि इस ऑफ सीजन में भी जो हैं ये जताने के लिए कि नहीं, हम आपकी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत से रेगुलर ले रहे हैं, दोपहर में लाइब्रेरी वगैरह में ले रहे हैं, टाइम निकाल के लेते हैं, महिला मंडल जो भी हैं, जो भी बहनें हैं वो टाइम निकाल के लेते हैं। लेकिन उस दिन उस क्लास, उस स्पेशल क्लास को आप लोग कोशिश करें कि जो है वो लाइव रहे। मैं भी प्रयास पूरा करूंगा कि मैं उस दिन लाइव रहने का प्रयास करूं, लेकिन मैं लाइव आ जाऊं और फिर अगर मान लो सिर्फ 50, 60, 100 जने हों तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए चाहते हैं कि उस दिन एक दिन आप लोग, वो है ना कि आवाज़ दो हम एक हैं, तो उस दिन आप बताएं कि एनडीसी परिवार जो है वो एक हैं, और आपकी आवाज़ भी ये लीजिए सर, हमने एक बहुत जो आपने जैसा चाहा था वैसा कर दिया। आपने, मैंने जब जब आपसे मैं आपकी ओर हाथ बढ़ाया, आपने हमेशा जो है हेल्प की है। तो इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि जिस दिन अपनी 50वीं क्लास हो, याद रखना टेलीग्राम में मैसेज जरूर होगा, उस दिन आपको सबको टाइम निकाल कर लाइव आना है। क्लास रात को 9 बजे होगी, तो इस बात को विश्वास के साथ, और उस दिन आते ही सबसे पहले फुल शेयर वगैरह भी करना है, ठीक है। ये बात मुझे याद आ गई, इसलिए याद आ गई, वो बताता हूं कैसे याद आई। तो चुका भी नहीं हूं मैं, ये रचना पढ़ी जब मुझे ये बात याद आई। कैसे? ये जो बाकी कवि है ना, जो नई कविता के कवि वगैरह हैं, इनकी रचना सर याद नहीं होती। आपको इनकी सिर्फ वही रचनाएं याद करनी है जिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, या व्यास सम्मान मिला हुआ है, या सरस्वती सम्मान मिला हुआ है, XYZ कोई ना कोई ऐसी प्रकार के सम्मान मिला हुआ है। बाकी रचनाएं कोई बहुत कम होगी जो इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए जो 50वीं नंबर जो क्लास होगी वो मैं भी कुछ दमदार कंटेंट के साथ लेकर आऊंगा। हो सकता है कि मैं आपको आज तक जितने 1955 से लेकर 2023 तक, एक बहुत लंबा काल होता है, इस बीच में जितने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं वो मैं आपको ट्रिक सहित एक ही क्लास में रटवा दूं, 1.5 घंटे की क्लास में। तो मैं भी इसके लिए रोज रात को मेहनत कर रहा हूं। तो उस दिन मेरी क्लास की जो है वो आपको मान रखना है ना। तो आपको याद रखना है, जैसे जो भी साहित्य, जैसे अरण्या पढ़ी हमने, अब हम पढ़ रहे हैं चुका भी नहीं हूं मैं, है ना, 1977 की रचना है चुका भी नहीं हूं, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला। तो आपको ये याद रखनी है। अमन का राग इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये दीर्घ कविता है, लंबी कविताएं हैं, वो याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि आज तक नहीं आया इसका मतलब ऐसा नहीं प्रश्न नहीं आएगा। कभी मान लो प्रश्न यूं आ गया कि निम्न में से है ना लंबी कविता नहीं है। अब आपको अगर याद ही नहीं है तो मुझे बताओ, जो भी 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, उसमें से आप कैसे छांटोगे कि कौन सी लंबी कविता है कौन सी नहीं है? तो जितनी भी लंबी कविताएं मुख्य रूप से आती है, मैं वो भी प्रयास करूंगा कि अब जो 48, 49, 50 नंबर 3 क्लासें हैं उनमें आपको लंबी कविताएं एक साथ बताऊंगा। अब लंबी कविताएं एक साथ बतानी तो मुझे पीछे का साहित्य रिवीजन करना पड़ेगा और एक एक कवि को संभालना पड़ेगा कि कोई छूट ना जाए। तो मेहनत करनी पड़ती है, तो उस मेहनत की कदर भी आपको करनी है। मैं जानता हूं करते हो, लेकिन उस दिन आपको कोशिश करनी है कि 1000 नहीं बल्कि जो 2000 स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं उनको टाइम निकालना ही निकालना है। देखो कभी कभार जो है ये ना सोचें कि नहीं बाकी चले जाएंगे, नहीं, आप अपनी ओर से अपना फर्ज निभाओ, बाकी अपने आप निभा देंगे, सब अपना अपना फर्ज निभाएंगे। चलिए, चुका भी नहीं हूं मैं 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली हुई रचना है ये, ठीक है। अमन का राग गाते हैं, चुका भी नहीं, इतने पास अपने काल तुझसे होड़ है मेरी उदिता। उदिता के बारे में आपको बता दूं, इसमें 2 भूमिकाएं हैं। इसमें क्या है? 2 भूमिका, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। निम्न में से किस रचना में 2 भूमिकाएं हैं?
तो शमशेर बहादुर सिंह की उदिता रचना में 2 भूमिकाएं आपको मिलती है। बात बोलेगी हम नहीं, टूटी हुई बिखरी हुई अभिव्यक्ति का संघर्ष, ये रचना भी इंपॉर्टेंट है। बात बोलेगी हम नहीं, टूटी हुई बिखरी हुई और अभिव्यक्ति का संघर्ष। बहादुर जी की कविताओं का जो मुख्य स्वर है कुंठित प्रेम, इनकी कविताओं का जो मुख्य स्वर माना जाता है शमशेर बहादुर सिंह का, वो क्या माना जाता है? कुंठित प्रेम ही इनकी कविताओं का जो है मुख्य स्वर माना जाता है। ठीक है ना, और बहादुर जी, ठीक है। अब है रघुवीर सहाय, 1929, लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरे शतक के कवि हैं। सीढ़ियों पर धूप में ये इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ये भी चीज प्रश्न बनता है कि रघुवीर सहाय का प्रथम काव्य संग्रह। सीढ़ियों पर धूप में, पहले रचना याद करते हैं। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां आए हैं। क्या यही है क्या? कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां, बताओ देखें। कुछ पत्ते, बिल्कुल सही है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, पत्ते लिखा हुआ है, कुछ पत्ते हैं, कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां। तो सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। सीढ़ियों पर धूप में यह उनका 1959 में लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। इसमें जिजीविषा, मध्यम वर्गीय जीवन का दबाव व लोकतंत्र की विडंबना का चित्रण है। तो आप समझ चुके होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट रचना है। ये रचना आपको जरूर याद रहेगी, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की, सबको याद है, क्योंकि 12th क्लास में रघुवीर सहाय का हम पढ़ते हैं पाठ, तो उसके जीवन परिचय पढ़ाते पढ़ाते खूब याद है। लेकिन आप इसके अंदर क्या है, जिजीविषा, मध्यम वर्गीय जीवन का दबाव व लोकतंत्र, है ना, ये थोड़े कोमा बहुत ज्यादा लगा रखी है हमारे टाइपराइटर ने, टाइप करने वाले ने, तो इस कोमा को जहां जरूरत न हो वहां आप काट भी दें नोट्स में। जिजीविषा, मध्यम वर्ग के जीवन का दबाव व लोकतंत्र की विडंबना का चित्रण। आत्महत्या के विरुद्ध, ये देखिए इनकी एक फिर लंबी कविता निकल के आती है। ये क्या है? इनकी एक लंबी कविता मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? आत्महत्या के विरुद्ध, है ना। और ये आत्महत्याओं के, बल्कि ये केवल आत्महत्याओं के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये किसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, ये बहुत बढ़िया चीज है, आत्महत्या के विरुद्ध ये रचना। आपने कभी सुना नहीं होगा, मैं आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताता हूं। ये जो इसका नाम है आत्महत्या के विरुद्ध। बच्चन सिंह कहते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो रघुवीर सहाय ने आत्महत्या करने वालों के विरुद्ध नहीं लिखा है, या आत्महत्याओं के विरुद्ध में नहीं लिखा है, बल्कि ये उन लोगों के विरुद्ध में लिखा है जो साहित्य की हत्या करते हैं, जो अकवितावादी है, अकवितावादी, जिनका कविता से लेना देना नहीं है, वो जो साहित्य की अवहेलना करते हैं, जो साहित्य का अपमान करते हैं। ये रचना उन लोगों के बारे में है, आत्महत्या के विरुद्ध। 1967 में लिखी हुई इनकी एक दीर्घ कविता मानी जाती है। ठीक है ना, बल ध्यान रखना, ये साहित्य की हत्या करने वालों के विरुद्ध लिखे गए हैं। लोग भूल गए हैं, 1962 में रचना लिखी साहित्य अकादमी, भाई 1982 में, सॉरी 62 नहीं 82 में लिखी हुई रचना को लोग भूल गए थे, इसीलिए साहित्य अकादमी को 84 में एक पुरस्कार देना पड़ा। तब लोगों को याद आया कि साहब इस रचना पर तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, इस बात को भी याद रखना है ना। और इस रचना पर देखो एक चीज और बता दूं, अगर पूछ ले आपको कि रघुवीर सहाय की किस रचना पर रोमानियत का प्रभाव है, तो वो इस रचना पर जो है वो रोमानियत का प्रभाव देखा जाता है, रोमानियत का प्रभाव, है ना। एक और बहुत बढ़िया बात है, जो एक्स्ट्रा चीजें लिखाता हूं ना, ये एक्स्ट्रा चीजें जब आप याद करने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है एक्स्ट्रा चीजें तो आप भूलो, लेकिन इसके बारे ये जो बेसिक है ना, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। बस शर्त एक ही है मेरी कि आपका साहित्य आपके आंखों से 3 से 4 बार निकल जाए, यानी 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए, फिर आप देखो। और एक और सबसे रामबाण एक चीज बता देता हूं, आप लोग जो है रेगुलर तैयारी कर रहे हो, अब तुम लोगों ने जब ठान लिया है कि तैयारी करनी है, साहित्य अच्छा करना है, सिलेक्शन लेना है, तो एक बात, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाए छोड़ना मत। जिस दिन छोड़ दिया ना, उस दिन पहले नंबर क्लास से वापस लेनी पड़ जाएगी, इसलिए छोड़ना मत, कंटिन्यू जुड़े रहना साहित्य से। ठीक है, तो लोग भूल गए 1982 साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986, तो लोग भूल गए 82 में ये रचना लिखी थी, लोग भूल गए थे, इसीलिए 84 में साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर वापस याद दिलाया कि ये इनकी रचना है।
हंसो हंसो जल्दी हंसो, बताओ लोग भूल जाते हैं तो हंसना ही पड़ेगा। 1975। अब देखो हमने अभी एक रचना पढ़ी उदिता, उदिता में 2 भूमिकाएं, लेकिन रघुवीर साय की एक रचना है हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो अपने आप ये बात क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ गए, अपने आप ये बात क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें बताता हूं, इस हंसो हंसो जल्दी हंसो में क्या है, ये आपातकाल, आपातकाल से संबंधित समस्या को लेकर लिखी गई है, आपातकाल को लेकर लिखी गई कविता है। याद रखें, आपातकाल से संबंधित कविता का क्या नाम है, आपातकाल से संबंधित, यानी इसका विषय जो है वो आपातकाल को लेकर लिखी गई कविता है कि इस आपातकाल में कोई किसी से कुछ नहीं कह सकता था और मतलब आवाज उठाने का बिल्कुल भी हक नहीं, बोलने तक का हक नहीं था। आपातकाल से संबंधित कविता मानी जाती है। और खास बात बताऊं, इसके बारे में कहा जाता है, इसमें कोई भूमिका नहीं है ना, इसमें कोई भूमिका नहीं है, कहते हैं कि इस आपातकाल में, ये लिखी तो आपातकाल से संबंधित कविता है, लेकिन कहते हैं इस कविता में जो कवि है वो मौन है, मतलब कवि कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप हंस हंस कर समझा रहा है सब कुछ। आपातकाल को हंस हंस कर समझा रहा है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कवि मौन है, आपातकाल से संबंधित कविता है, कोई भूमिका नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध, साहित्य की हत्या करने वालों के विरुद्ध में लिखी गई कविता है बच्चन सिंह के अनुसार। सीढ़ियों पर धूप में रोमानियत का प्रभाव है इस रचना पर, कुछ पते कुछ चिट्ठियां भी इनकी एक रचना मानी जाती है और अच्छी रचना है, इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक रचना है। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल 1919, कोई विशेष टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भारत भूषण अग्रवाल आप याद रख सकते हैं, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, ये एक इंपॉर्टेंट रचना है। कागज का फूल, एक उठा हुआ हाथ और उतना वह सूरज, मैंने आपको कहा ना जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया वो इंपॉर्टेंट है, भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, समझ गए, उतना वह सूरज और ओ प्रस्तुत मन, ये इंपॉर्टेंट रचना है, ओ प्रस्तुत मन और उतना वह सूरज है, समझ गए बात आप। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1978, 78, तो इसमें आपको 2 ही चीज याद करनी है। प्रभाकर माचवे भी तार सप्तक के कवि हैं, आप जानते ही हैं, अनेरामू भाप गिरी है ना, तार सप्तक के हैं। इनकी रचनाएं हैं स्वप्न भंग, जहां शब्द हैं तेल की पकौड़ियां, कोई खास नहीं है भाई, आप यूं याद रख सकते हो, ज्यादा माचोगे मतलब नाचोगे तो सपना भंग हो जाएगा, और जहां शब्द हैं वहां तेल की पकौड़ियां तली जा रही है, जहां शब्द हैं वहां तेल की पकौड़ियां, दिमाग में रखो, तेल की पकौड़ियां कहां तली जा रही है, जहां शब्द है, जहां शब्द है वहां तेल की पकौड़ियां तली जा रही है। और प्रभाकर माचवे का स्वप्न भंग हो गया, तेल की पकौड़ियां देखकर उनका सपना ही भंग हो गया, इतने खाने के लालची थे प्रभाकर माचवे नाचते नाचते। हरिनारायण व्यास डॉक्टर एसएस भी है न है, हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी रचना देखो, एक नशीला चांद, उठे बादल, झुके बादल, मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट रचना है इसमें से, लेकिन आप जब रिवीजन करो तो बार बार पढ़ते चलो। हरिनारायण व्यास, एक नशीला चांद, उठे बादल, झुके बादल, मृग और तृष्णा, त्रिकोण और त्रिकोण पर सूर्य। उसके बाद शकुंतला माथुर भी आप जानते हैं दूसरे सप्तक की कवयित्री है, और मतलब शकुंतला जो है वो भरी दोपहर की चांदनी में चुनर ओढ़कर जो है, भरी दोपहर चांदनी और चुनर, शकुंतला माथुर जो है वो चुनर ओढ़कर दोपहर में निकली, शकुंतला माथुर चुनर ओढ़कर दोपहर में निकली सुनसान साड़ी लेने के लिए। अब बताओ सर कैसे सेट बैठा दी, सेट बैठाने का, इनका नाम क्या है, शकुंतला माथुर। अभी तक आपने एक भी कवियत्री पढ़ी क्या, बोलो नहीं पढ़ी। शकुंतला माथुर, चुनर जिका कवि है भाई, तो चुनर ओढ़े कौन नहीं भाई, चुन्नी कौन ओढ़ेगा, स्त्रियां लड़कियां ओढ़ेगी, तो चुनर शब्द आया, तो सीधी सी बात है कि चुनर ओढ़कर दोपहर में जब लड़कियां निकलेगी जून की गर्मी में तो चुनर सर पे ओढ़ के निकलेगी, तो इसका मतलब ये लेडीज ही है, पता चल गया। साड़ी कोई मिनक पहनेगी, मिनक तो साड़ी पहने कौन नहीं, कौन पहन सी, सुनसान साड़ी, अपने आप याद हो, सुनसान साड़ी, और कौन सी चुनर है, चांदनी और चुनर और दोपहर में, बस क्लियर बात है। नेमीचंद जैन तार सप्तक के कवि हैं, और अचानक हम फिर नेमीचंद जैन क्या कहते हैं, अचानक हमने देखा कि साहब प्रयोगवाद खत्म हो गया, अचानक हमने देखा कि प्रयोगवाद खत्म हो गया, नई कविता युग स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, नहीं, तो नेमीचंद जैन, अचानक हम फिर, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से
जो इंपॉर्टेंट रचना है वो है अचानक हम फिर। तो ये दोस्तों आज बिना ब्रेक लिए हुए, बिना कोई जो है आपको ज्ञान की बात बताए हुए, बिना कोई पंक्ति सुनाए हुए आज एक छोटी सी क्लास थी। क्लास तो कवि ज़्यादा थे, लेकिन आज बीच में जो है वो बिल्कुल भी मोटिवेशन वगैरह कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों कल है संडे, है ना, तो कोशिश मेरी है कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कल की क्लास बड़ी हो सकती है, क्योंकि कल की क्लास ज़बरदस्त है। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचना ख़त्म हो गए कवि, अभी तक जो हैं वो कवि काफ़ी बाकी पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये मैंने सेट कर रखा है 47 क्लासेस में ख़त्म होगा। आज 44 हुई है, 45, 46, 47 3 क्लास तक अभी तक और चलेगा। नई कविता वगैरह जितने भी कवि हैं 47 क्लासेस तक चलेगा। उसके बाद 48, 49 और 50 3 क्लासेस आई। तो जो भी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, हाँ कल एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसमें टेस्ट सीरीज का शेड्यूल और कब कब होगा, तारीख वगैरह जो है, कल संडे है, कल आपको वीडियो मिलेगा, उसे अच्छे से देख लेना ताकि दोबारा आपको पूछने की ज़रूरत न पड़े, इसका आपसे निवेदन है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।